बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़रिया हसन और आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के हवाले से। हमने इससे पहले वर्टिब्रेट के ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बाकी सारी क्लासेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और उसमें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली ह्यूमन ईयर को जो है वो पढ़ना है। तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आपके पास आउटर है, फिर है मिडल और उसके बाद इनर, और इसी तरह हम इनके बारी बारी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो आउटर ईयर को अगर आप देखो तो उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑरिकल और दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल। ऑरिकल के लिए ईयर पिना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और ऑडिटरी कैनाल क्या है? अगर आप ये डायग्राम में देखें तो सबसे पहले आपके पास ये ईयर पिना है जो कि बाहर का एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद एक ट्यूब से जा रही है, उसको हम ऑडिटरी कैनाल बोल रहे हैं। मिडल ईयर क्या है कि इट बिगिंस एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक पर्दा नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, एंड इट एंड्स इनसाइड द स्कल। टू स्मॉल बोन्स या टू स्मॉल मेम्ब्रेनस ओपनिंग्स आर लोकेटेड इन द मिडल ईयर, और वो कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं ओवल विंडो और राउंड विंडो। ओवल विंडो जो है वो आपके पास वाइब्रेशंस को अगले हिस्से में कान के पास करने में जो है वो रोल प्ले करती है। राउंड विंडो उनको डिसिपेट करने में रोल प्ले करती है। 3 स्मॉल बोन्स, ये हम बोन्स के नाम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये वो बोन्स हैं जो बहुत छोटे साइज़ की होती हैं और ये भी वाइब्रेशंस को आगे आगे पास ऑन करेंगे। ये कौन कौन से हैं? एक को हम बोलते हैं मेलियस और फिर है आपके पास इंकस और उसके बाद है स्टेप्स। इन तीनों बोन्स के अलावा भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था जिसको हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी बोला करते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब का काम बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर लिखा है कि इट इक्वलाइजेस एयर प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड द थ्रोट, और बेसिकली जो भी म्यूकस की प्रोडक्शन होती है उसको भी यूस्टेचियन ट्यूब कंट्रोल करती है। इनर ईयर क्या है? ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को आप बोलते हो वेस्टिब्यूल, दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स और तीसरा है कॉक्लिया। द फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर कंसर्न्ड विद इक्विलिब्रियम। आपकी बॉडी का पोजीशनिंग, पोस्चर, बैलेंस, वो सब चीज़ें जो हैं ये आपके वेस्टिब्यूल्स और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। जो तीसरा आपका पार्ट है जिसको हम कॉक्लिया बोल रहे हैं, ये आपका हियरिंग में इन्वॉल्व होता है। प्लस देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक कैनाल नहीं है, 3 कैनाल्स हैं और ईच कैनाल इज़ अरेंज्ड इन ईच डायमेंशन ऑफ स्पेस। अगर हम डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपके पास ऑडिटरी कैनाल है और यहाँ पर आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड ऑसिकल्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और ये जो एक स्नेल के शेल की तरह का स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला है कॉक्लिया। ठीक है। अगर इसी को स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें, डायग्राम बी जो आपको नज़र आ रही है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको 3 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जलेबी की तरह के, और ये 3 जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ मुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको 3 डायमेंशंस बोल रहे हैं। इसी के साथ एसोसिएटेड जो है वो कॉक्लिया। अब कॉक्लिया को मज़ीद हम बड़ा करके देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें कॉक्लियर नर्व भी नज़र आ रही है, कॉक्लियर डक्ट भी नज़र आ रही है और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सबसे पहले इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो हियरिंग के क्या स्टेप्स हैं? हियरिंग आपके पास है कि सबसे पहले साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे आउटर ईयर से, प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर वेव्स जो हैं वो आगे ट्रैवल करती हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि मिडल ईयर का स्टार्टिंग हिस्सा है वहाँ तक पहुँचेंगे। अब ये प्रेशर प्रेशर आपके पास जनरेट हुआ था इसको पास किया जाएगा मेलियस से, मेलियस की तरफ जो है वो उससे जाएगा ये इंकस की तरफ। इंकस क्या करेगी? स्टेप्स को कहेगी कि बैक और फोर्थ मूव करना शुरू कर दो। अब स्टेप्स जो है वो आपके पास तीसरी छोटी बोन लाइक स्ट्रक्चर है और वो जो है वो ओवल विंडो को ट्रिगर करेगा कि वो मूवमेंट करे। अब ओवल विंडो उस प्रेशर को आगे कहाँ पास करेगी? वाइब्रेट करवाएगी और इनर ईयर की तरफ भेजेगी। इनर ईयर में आपके पास पड़े हुए हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ये क्या करेगी? वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगी। बेसिलर मेम्ब्रेन और इसके साथ ये हमारे पास जो हमने चौथी डायग्राम छोड़ी थी ये यहाँ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई लिखा हुआ है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बेसिकली हेयर सेल्स को रेफर कर रहे हैं और हेयर सेल्स की जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर हमें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नज़र आती है और लोअर वाली साइड पर हमें बेसिलर मेम्ब्रेन नज़र आती है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड एक नर्व है, और ये नर्व कौन सी नर्व है? ये आपके पास ये ब्रेन तक मैसेज लेके जाने का काम करती है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, यानी कि हेयर सेल्स को बोल रहे हैं। दे कॉन्टैक्ट विद द ओवरलाइन यानी कि ऊपर पड़ी हुई टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ। दिस मेम्ब्रेन बेंट इट प्रोड्यूसेस द जनरेटर पोटेंशियल, और उसके बाद इस पोटेंशियल को जो है वो आपको पता है कि जनरेटर पोटेंशियल यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की सलाहियत रखता हो, और उसके बाद मैसेज जो है उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। द मूवमेंट्स ऑफ द राउंड विंडो डिसिपेट्स द वाइब्रेशंस। अब उन मूवमेंट्स को कौन रोकता है? उनको राउंड विंडो रोकती है जो कॉक्लियर रीजन में वाइब्रेशंस वगैरह का काम कर रही होती हैं।
ह्यूमन ईयर जो है उसके पास इतनी जो है आपके पास 20 साइकिल्स पर सेकेंड्स की कैपेबिलिटी होती है कि ये साउंड सुन सकें। यंग चिल्ड्रन कैन हीयर हाई पिच साउंड, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़रा ज़्यादा होती है। दिस एबिलिटी डिक्रीजेज विद द एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपकी सुनने की हिस्स जो है वो कम होती जाती है। अदर वर्टिब्रेट्स कैन हीयर साउंड्स एट मच फ्रीक्वेंसीज, ये सिर्फ ह्यूमंस के बारे में था। दूसरे वर्टिब्रेट्स जैसे कि डॉग्स एग्जांपल दी है वो यहाँ पर 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड तक की इनकी फ्रीक्वेंसी है सुनने की, ठीक है। यही वजह है कि डॉग्स कैन हीयर साउंड फ्रॉम अ हाई पिच डॉग विसल, दूसरे डॉग की जो हाई विसल साउंड होगा उसको जो वो प्रोड्यूस करेगा उसको वो सुन लेगा, क्योंकि एक स्पीशी से ही दोनों ताल्लुक़ रख रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस उस चीज़ को नहीं सुन सकेंगे। ये उनके केस में डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ तक जो था ना, ये हमारा हियरिंग का मैकेनिज़्म था। अब हमें पता है कि आपके जो कान हैं वो हियरिंग प्लस इक्विलिब्रियम दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी हमने वेस्टिब्यूलर और सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में पढ़ा था, तो इक्विलिब्रियम का मैकेनिज़्म अब ये स्टार्ट हो रहा है। और इक्विलिब्रियम आपके पास जो है वो द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट सेंसेस। कौन सी? एक स्टैटिक सेंस है और दूसरी डायनामिक है। स्टैटिक वो होती है कि आपकी मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रही है या फिर वर्टिकल हो रही है, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर आप टर्न कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, रोटेशनल मूवमेंट है, एंगुलर मूवमेंट है, वो सब कुछ आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है? इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, उनके पास ऑटोलिथ्स हैं। अगर आपने याद हो, आपको हमने स्टैटोसिस्ट पढ़े थे और हमने उसके अंदर स्टैटोलिथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो कि छोटे छोटे दानेदार से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ऑटोलिथ्स जो हैं ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स सी हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स रेस्ट ऑन द हेयर सेल व्हेन द बॉडी इज एट स्टिल, द ग्रैन्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड। आपकी बॉडी मूव करेगी तो ये जो ऑटोलिथ नामी स्ट्रक्चर्स हैं ये मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो जेलेटिनस मटेरियल या फिर जो भी फ्लूइड पड़ा हुआ है वो मूव करना शुरू कर देगा, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ बोलते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट बेंड्स द हेयर स्लाइटली। अब आपके पास हेयर जो है वो जो भी ये आपके पास पड़े हुए हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, इनकी जो है वो बेंडिंग होगी। तो हेयर सेल्स क्या करेंगे? इनकी बेंडिंग के साथ साथ ये जो एसोसिएटेड नर्व्स हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, मैसेज जनरेट करेंगे, और मैसेज कहाँ पे जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। अगर कॉन्टीन्यूस मूवमेंट्स ऑफ द फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, अगर ये मूवमेंट कॉन्टीन्यूस होती रहे तो उसकी वजह से मोशन सिकनेस या सी सिकनेस वगैरह हो जाती है। ये अक्सर तब होता है जब कुछ जो लोग जो हैं वो कश्ती वगैरह में सफ़र करते हैं, तो उनके लिए बैलेंस जो है वो उनका मतलब बैलेंस नहीं रहते हैं, वो उनका पोस्चर जो है वो सही नहीं रहता है। इम्बैलेंस हो जाना या थोड़ा सा डिजीनेस फील करना, ये सब कुछ सी सिकनेस या मोशन सिकनेस में आता है। हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर, इनर ईयर एंड रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम बैलेंस एंड हियरिंग इन बोने फिश। बेसिकली यहाँ पर आउटर ईयर या मिडल ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनर ईयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इक्विलिब्रियम, सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट, इट हैज़ सेंसरी पैचेस। वही काम जो पहले सेमी सर्कुलर कैनाल कर रहा था वही काम ये यहाँ पर करेगा। हियरिंग कैसे होती है? फिश के अंदर आउटर और मिडल ईयर तो एब्सेंट होता है, तो वाइब्रेशंस क्या होती हैं? वाटर के ज़रिए डायरेक्टली पास करती हैं स्कल यानी कि, और फिर उसके बाद इनर ईयर में। अब क्या होती है यहाँ पर? इनके पास एसोसिएटेड जो होती हैं वो चेन्स भी होती हैं। चेन्स किस तरह? छोटी छोटी ऑसिकल्स के लिए, अब के लिए जो है लफ्ज़ बोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। छोटी बोन्स होती हैं उनके लिए हम ऑसिकल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है? वर्टिब्रा की जो है वो मॉडिफिकेशन है। दीज ऑसिकल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द स्विम ब्लैडर एंड द बैक ऑफ द स्कल। ये जो आपका स्विम ब्लैडर होता है या फिश के अंदर, ये रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द बायोएंसी ऑफ अ फिश, या फिर उसको फ्लोट करवाने में पानी में हेल्प करता है। ये गैस का भरा हुआ एक गुब्बारा है, ठीक है। तो वाइब्रेशंस जब फ़िश को आके स्ट्राइक करेंगी या लगेंगी तो उन वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट को बढ़ाया जाएगा स्विम ब्लैडर की वजह से, क्योंकि वो इसके साथ एसोसिएटेड है। और उसके बाद इन वाइब्रेशंस को जो है वो स्कल की तरफ भेज दिया जाएगा, लेकिन किसकी मदद से? जो वर्टिब्रल कॉलम से छोटी छोटी एक्सटेंशंस निकल रही हैं बोन्स की, उसके थ्रू। जैसे ये आपको डायग्राम के अंदर दिखा दिए, सेमी सर्कुलर कैनाल है जो कि ऑब्वियसली बैलेंस वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होता है, बैलेंस में उसका रोल होता है। और उसके बाद इनर ईयर है और छोटे छोटे बोन्स हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो आपके पास मेन वर्टिब्रा से एसोसिएटेड हैं। यहाँ तक ही आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्किन को स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अंदर किस तरीके से रिसेप्शन या स्टिमुलाई को रिसीव किया जाता है।